So good morning class. Today's topic is geometry. तो आज अपन geometry start करेंगे. Geometry. Geometry को सर हिंदी में बोलते हैं हम ज्यामिति. ठीक है? ज्यामिति. तो geometry खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है. तो इसको मैंने क्या पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. जैसे सबसे पहले ज्योमेट्री में पढ़ते हैं लाइन साइड एंगल, सबसे बेसिक चीज है. लाइन साइड एंगल्स के बाद में ट्रायंगल पढ़ेंगे और ट्रायंगल भी खुद अपने आप में बड़ा टॉपिक है. ट्रायंगल्स में जैसे चार सेंटर्स होते हैं, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे. जैसे इनसेंटर हुआ, सर्कम सेंटर हुआ, सेंट्रोइड हुआ और आपका ऑर्थो सेंटर. ठीक है? और ट्रायंगल्स के बाद अपने पे क्वाड्रिलेटरल पे क्वाड्रिलेटरल लाइक रोमबस, ट्रेपेजियम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब पढ़ेंगे. ठीक है? और उसके बाद सर्कल पे खत्म हो जाएगा. तो स्टार्ट्स फ्रॉम लाइन्स एंड एंगल्स. बिल्कुल बेसिक सा चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल, लेकिन ये पूरा बेस ही है पूरा ज्योमेट्री का. अगर ये क्लियर हो जाता है तो धीरे धीरे चीजें आगे समझने लगेंगे. अगर ये क्लियर नहीं तो फिर बाद में बड़ी प्रॉब्लम होगी. तो सबसे पहले हम इसको ही क्लियर कर लेंगे, दैट इज लाइन्स एंड एंगल्स. ठीक है? और हिंदी में बोलते हैं सर इसे रेखा और कोण. रेखा और कोण, लाइन्स एंड एंगल. तो लाइन्स एंड एंगल की स्टार्ट करते हैं सर. बिल्कुल बेसिक जीरो से स्टार्ट करेंगे. अब जीरो से स्टार्ट करते हुए सबसे पहले आता है सर पॉइंट. व्हाट इज पॉइंट? ये सर पॉइंट क्या होता है? दिस इज पॉइंट ना, ये भी पॉइंट है. ये सारे सभी क्या पॉइंट्स हैं. अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं जो पॉइंट की, तो ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है. एक्चुअली दिस इज द आइडियल कंडीशन. आइडियल कंडीशन कैसे समझते हैं सर? अगर मैं एग्जैक्ट समझूं ना सर पॉइंट क्या है, तो इट इज जस्ट अ लोकेशन. ये सिर्फ लोकेशन है. पॉइंट इज अ एग्जैक्ट लोकेशन. ओके, ना तो इसकी कोई डेफिनेशन है. दिस इज अ आइडियल कंडीशन. अगर डेफिनेशन बनाना भी चाहे तो सबसे पहले ये कि इट इज द एग्जैक्ट लोकेशन. सबसे पहले सर पॉइंट की तो कोई थिकनेस नहीं होती, नो थिकनेस. डायमेंशन लेस होता है, कोई डायमेंशन नहीं होती इसकी. नो मैग्नीट्यूड, नो डायमेंशन. सिर्फ दिस इज द इट इज द एग्जैक्ट लोकेशन. ओके, तो दिस इज कॉल्ड पॉइंट. अब आगे बढ़ते हैं. अब सर हमने पॉइंट का पता कर लिया कि पॉइंट होता क्या है. अगर मैं इनफाइनाइट टाइम्स तक पॉइंट को बढ़ाता जाऊं, लाइक ये इनफाइनाइट टाइम्स तक पॉइंट इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, तो इट दे मेक अ लाइन. ये सब क्या बनाएंगे? लाइन बनाएंगे. ओके, तो पॉइंट से क्या बनी अपनी लाइन. तो दिस इज द लाइन. ओके, अब मैं बात करूं सर एंगल की. तो एंगल क्या होता है? दो रे बनकर एंगल बनाती है. ठीक है? अब डिफरेंस क्या है सर? रे और एंगल, रे और लाइन. लाइन क्या होती है? चलती जाएगी इनफाइनाइट टाइम्स, आगे पता नहीं कहां जाकर रुकेगी. लेकिन रे क्या होता है? एक एंडिंग पॉइंट होता है और ये चलती जाएगी, यहां से एंड है. तो दो रे मिलकर क्या बनाएंगे सर? एंगल बनाएंगे. इसको बोलते हैं कोण. ओके, तो यहां से हम थोड़ा समझेंगे सर एंगल क्या होता है. दो रे ने मिलकर क्या बनाया? कोण बनाया, एंगल. अब एंगल के टाइप्स डिस्कस कर लेंगे. एंगल्स. तो सबसे पहले सर दिस इज थीटा एंड दिस इज एक्यूट एंगल. हमें पता होना चाहिए एक्यूट एंगल क्या होगा. अच्छा, पेपर में तो कभी नहीं पूछेगा व्हाट इज एक्यूट एंगल, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में टर्म्स आएंगे दिस इज एक्यूट एंगल, तो वो हमें पता होना चाहिए कि एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है. तो इसीलिए हम सब चीजों को क्लियर पहले से करके चलते हैं. तो एक्यूट एंगल क्या होता है सर? 0 से बड़ा हुआ और 90 से छोटा हुआ. दिस इज एक्यूट एंगल. और एक्यूट एंगल को हिंदी में हम बोलते हैं, यहां आपका 0 आएगा और ये थीटा. ओके, हिंदी में बोलते हैं हम एक्यूट एंगल को न्यून कोण. इसके बाद आते हैं राइट एंगल. दिस इज द राइट एंगल. राइट एंगल. और राइट एंगल को हम हिंदी बोलते हैं समकोण. ठीक है? तो एक्यूट एंगल हो गया, राइट एंगल हो गया. राइट एंगल पता है 90 डिग्री का ही होगा, और इससे आगे चलते तो ऑब्ट्यूज एंगल समझ लेते हैं. तो दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल.
ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा सर, 90 से आपका बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल। हिंदी में इसको बोलते हैं सर अधिक कोण। अधिक कोण समझ में आया सर? एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल काफी बेसिक्स की चीज है, लेकिन अपन को पता होना चाहिए, तभी अपन आगे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, तो ये एक्यूट राइट ऑब्ट्यूज हो गया। एक आता है सर स्ट्रेट एंगल, दैट इज 180। स्ट्रेट इसको बोलते हैं हम हिंदी में सरल कोण। सरल। ओके, एक होता है आपका 180 से ग्रेटर, लाइक रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, ये जो एंगल होगा वो आपका 180 से बड़ा होगा, दैट इज ग्रेटर टू 180 एंड लेसर टू 360। रिफ्लेक्स एंगल। एक एंगल होगा सर आपका कंप्लीट एंगल, दिस इज कंप्लीट एंगल, और ये होता है आपका 360 का कंप्लीट एंगल। ओके, ये कुछ एंगल्स के टाइप्स है, वो आपको पता होना चाहिए, काफी हेल्प होगी आपके आगे क्वेश्चंस में। और आगे बढ़ते हैं, तो आई थिंक एंगल आपको समझ में आ गए होंगे सभी चीज की सर। एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल क्या होता है, और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। ठीक है, इससे बढ़कर आगे अपन समझते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं सर? नाइन्टी डिग्री है पूरा, और इसमें मैंने दो एंगल बनाए, एक अल्फा और एक बीटा। अगर अल्फा और बीटा का सम कितना है, 90 है। अगर किन्हीं दो एंगल का सम 90 होता है तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, इसी तरीके से एंगल्स आते हैं आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा, ये ऐसा नहीं कि एक ही में हो, ये अलग अलग एंगल्स भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं, एक एंगल अल्फा हमने अलग बना दिया और एक बीटा अलग बना दिया। अगर इन दोनों का सम 90 है, अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है, तो दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ कम टू द सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स सर कौन से होते हैं? अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे आप कितने भी एंगल्स बना दो, 1 2 3 4, जैसे मैंने ए बनाया, ये बी, ये सी और ये डी, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी सबसे पहले तो कितना हो, 180 डिग्री होगा। सबसे पहले तो ये कि अब स्ट्रेट लाइन पे कितने भी एंगल्स बना दो, उन सबका सम कितना होगा, 180। अब सप्लीमेंट पे आते हैं। जैसे मैं हूं ये अल्फा है और ये बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए सर, 180। तो दीज आर द सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, अब क्वेश्चंस नॉर्मल, अगर मैं आपसे बेसिक चीज कर रहा हूं तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि पेपर में पूछ लेगा कि सर 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट बताइए, 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ, तो कुछ नहीं सर, 30 है तो 90 माइनस 30 कितना होगा, 60। कहने का मतलब है सर दो एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो दीज आर योर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, सेम यहां पर सर अगर मैं कहूं सर अल्फा आपका 110 है तो बीटा कितना होगा, अरे क्वेश्चन ने पूछ लिया कि 110 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो 70 होगा, तभी तो मिलके 180 होंगे दोनों। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं, पेपर में आ जाते हैं तो हमें पता होनी सब चीजों के बारे में। तो यहां से सर हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमने पता कर लिया क्या होता है और सप्लीमेंट्री एंगल पता कर लिया। ठीक है, और अभी आगे बढ़ते हैं, अब कुछ लाइंस के बारे में करते हैं कि सर करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, लीनियर पेयर क्या होता है, ये सब चीजें सीखेंगे। देखिए सबसे पहले एंगल लिखते हैं, जैसे कोई भी दो स्ट्रेट लाइन हो, ये जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल। अच्छा, इनकी नेमिंग भी कर लेते हैं। जैसे मान लो ये A है तो ये भी A होगा, अगर ये B है तो ये भी B होगा। तो इनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, these are vertically opposite एंगल। नेक्स्ट करते हैं सर, अगर दो पैरेलल लाइंस हैं,
बेसिक बेसिक चीजें, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताता चल रहा हूँ, ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। If two lines are parallel, if two lines are parallel and one at intersecting line, तो अगर मैंने कहा सर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है, मैंने एंगल्स के नाम रखे, ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। ओके, तो सबसे पहले तो ये पता होना सर एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 3 के। एंगल 1 जितना होगा उतना ही एंगल 3 होगा। क्यों होगा सर? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल 1 बराबर एंगल 3, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, वर्टिकल ऐसे 5, 8 के और 7, 6 के। दीस आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ में आ गया होगा? यहां पर पहले मैंने वो चीजें क्लियर आपको कर दी। अब देखिए सर, अब आते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इनको बोलते हैं हम संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब करस्पॉन्डिंग कौन कौन से एंगल होते हैं? देखो, ये दोनों ऊपर के और ये नीचे के, ऊपर वाले इक्वल होंगे और नीचे वाले इक्वल। दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसे सर? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 5 और एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 8 और एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 7। दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया। अब आते हैं हम ऑल्टरनेट एंगल्स पर। ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं सर? ये इसका ऑल्टरनेट है और ये वाला इसका ऑल्टरनेट है। लाइक अगर मैं कहूं आपसे एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 5 होगा और एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 6 होगा। दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, और इस एक तरीका और है कि जहां z बनना हो उनको अल्टरनेट कहते हैं, कि z बनना चाहे सीधा है या उल्टा, इस तरीके से z बनना, तो वो क्या होगा? ऑल्टरनेट एंगल्स। क्या समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें, लेकिन अपन को पता होनी सब चीजें। अब ये सब चीजें आपको ट्रायंगल्स में यूज आएंगे, सर्कल में भी यूज आएंगे और क्वाड्रेंट अगर आएंगे वहां भी यूज आएंगे। सब चीजों में ये वाली चीज यूज होंगी कि सर करस्पॉन्डिंग क्या होता है, ऑल्टरनेट क्या होता है, या इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं। जैसे इंटीरियर देखिए, इंटीरियर एंगल्स। अब इंटीरियर एंगल्स की बात करूं, ये 3 और ये 5 है, तो सर एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180। तो इंटीरियर एंगल का जो सम होगा सर वो कितना होगा? 180। एंगल 4 प्लस एंगल 6 कितना होगा सर? 180। तो इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा सर? 180। अब वो क्यों होगा? यहां से नॉर्मली ये बता सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे होगा मैं बताता हूं, यहां प्रूव कर लेते हैं। जैसे सर हमको पता है कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होगा? अरे 180 होगा, नहीं होगा? एंगल 2 प्लस एंगल 3 की वैल्यू कितनी होगी? 180। जब मैं इसको और इसको प्लस करूं, भाई साहब ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं? दिस इज अ स्ट्रेट लाइन और दिस स्ट्रेट लाइन में जो भी एंगल बनता है वो कितना होता है? 180। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180। समझ में आ रहा? ठीक है, और हमें पता है कि सर एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 5 के। अरे देखो भाई, एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 5 के इक्वल। एंगल 2 इक्वल है किसके? एंगल 5 के। अच्छा, एंगल 2 एंगल 5 के क्यों इक्वल है? क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो यहां क्या मैं एंगल 5 लिख सकता हूं? अब देखो, क्या ये चीज कोई सेम आ रही है? तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 180। ठीक है सर, तो इंटीरियर एंगल कितना होगा? 180 होगा। समझ में आ रहा है? ओके, आई थिंक ये सब चीजें आपको समझ में आ रही होगी। ये लाइंस क्या होती है, एंगल्स क्या होते हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्टूज एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, और ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, वर्टिकल अपोजिट एंगल। आई होप ये सब चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब इस बेस पे एग्जाम पे कैसे क्वेश्चन पूछता है, पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। किस तरीके से सॉल्व क्वेश्चन पूछेगा आपसे।
देखिए एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं, इसी पैटर्न पे एक बेसिक सा अपन क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन, अच्छा ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन कह रहा है सर ये इसके पैरेलल है, ठीक है, ये इसके पैरेलल है, और इसकी जो वैल्यू दे रखी थी एग्जाम में वो दे रखी 130, और इसकी जो वैल्यू दे रखी थी वो दे रखी 100, इसकी वैल्यू 130 और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी 110, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सर इसको फाइंड करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मैं लिख लेता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये पेपर में है कि सर x की वैल्यू आप फाइंड कर दो। तो अगर देखो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, उनमें से मैं एक दो तरीके आपको बताने की कोशिश करता हूं। अब कैसे, सबसे पहले सर ये लाइन इसके पैरेलल है कि नहीं, बिल्कुल है। अगर मैं क्या करूं, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं, यहां से एक मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, दिस इज पैरेलल, और ये पैरेलल इसके भी और इसके भी, क्योंकि वो इसके पैरेलल है तो ये इसके भी पैरेलल हो जाएगी, वो इसके भी पैरेलल हो जाएगी। कहने का मतलब है सर तीनों लाइंस के आपस में पैरेलल है, ठीक है। अगर सर ये इसके पैरेलल है तो इसका, और ध्यान से देखना इसका सम कितना होगा, भाई साहब मैं अभी बता दूं, जैसे दो लाइन, तो ये और ये दीज आर योर इंटीरियर एंगल्स, और इंटीरियर एंगल का सम अभी मैंने कितना बताया था 180, तो 110, तो ये कितना होगा सर, अरे भाई साहब तभी तो 180 होगा, तो 110 प्लस 70 कितना होगा 180, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। सेम फॉलोज हियर, ये इसके भी पैरेलल है सर, तो ये 130 है, तो ये कितना हो जाएगा 50, अरे 50 होगा ना, क्योंकि इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 180, और आप बताइए मुझे कि दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, और पूरा कितना होगा 180 होगा, 180 होगा तो 70 होगा 5, 120 कितना होगा 60, तो x की वैल्यू कितनी होगी 60, क्या समझ पाए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, यही तरीका है, और भी कंस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन था आपका, ये कह रहा है 130 है और ये आपका 110 है, आपको फाइंड करनी है x की वैल्यू, ठीक है। और इसको हम कैसे कर सकते हैं सर, जरा देखिएगा, मैंने क्या करा, मैंने इसको इधर कंस्ट्रक्शन कर लिया, इस लाइन को इधर कंस्ट्रक्ट कर लिया, बिल्कुल स्ट्रेट, ये इसके पैरेलल है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब कैसे करेंगे सर, आप ये बताइएगा 130 है, तो आप ये बताइए कितना होगा, अरे इंटीरियर एंगल का सम 180 अभी बताया, 130 में 180 में से 30 130 के अंदर कितना बचा 50, ठीक है। ये 50, तो भाई साहब ये कितना होगा, अरे ये भी 50 होगा, वर्टिकली कोसेट एंगल, देखो सब चीज वही जो मैंने बेसिक बताया ना, वही सब यूज हो रहा होगा बार बार, वर्टिकली कोसेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल का सम 180, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये 50, अब आप ये बताओ ये 110 है तो ये कितना होगा, अरे भाई साहब स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है, अगर ये 110 है तो ये कितना होगा 70, तो ट्रायंगल का सम कितना होता है सर, देखो अभी मैं ट्रायंगल से आपको पढ़ाया नहीं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम कितना होता है 180, क्यों होता है उसको भी बताएंगे, अभी ट्रायंगल में थोड़ा बहुत क्लियर करूंगा अभी, ठीक, लाइन साइड एंगल के बाद, तो उधर आपको ट्रायंगल समझाया जाएगा कि सर ऐसा होता क्यों है कि एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी का सम 180 ही क्यों होता है, अरे भाई 190 भी हो सकता है, 170 भी होना चाहिए, मतलब हो सकता है, लेकिन 180 ही क्यों हो सकता है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, ठीक है। तो वो अब चीज जब ट्रायंगल पढ़ाएंगे तो क्लियर कर देंगे, ओके। तो बस यहां से मैं ये बता, मतलब आपको ये सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि जो ट्रायंगल का सम होगा ना दैट इज 180, ये 50 ये 70 120, तो 180 बने कितना होना चाहिए, कितना 60, अब देखो यहाँ आया कंस्ट्रक्शन करा, यहाँ वहां कंस्ट्रक्शन किया, एक बार और भी हो सकता है, आप ऐसा करो आगे कंस्ट्रक्शन बढ़ाओ इसको, ठीक, और चलो ट्राई कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मैं कहूँ आपसे ये क्वेश्चन था, ठीक है, ये 130 था और ये आपका 110, ठीक है। अब मैंने क्या कहा आपसे कि कंस्ट्रक्शन आप सर इधर करो, कहां पर, इधर करो, ठीक है। जैसे ये ट्रायंगल आप नीचे बना तो ऊपर बन गया, कोई दिक्कत नहीं, ये इसके पैरेलल है, आप बताओ अगर ये 110 है तो ये
कितना होगा? बोलो भाई, क्या 110 होगा? अरे ये 110 है तो वो भी 110 होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल 110। अगर ये 110 है तो स्ट्रेट लाइन है कितना हो जाएगा? 70। ये स्ट्रेट लाइन है, ये कितना हो जाएगा? 50। और ट्रायंगल का सम कितना बताया था? 180। तो 50 70, तो ये कितना होना चाहिए? 60। तो एक क्वेश्चन करने के सर बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। इट डिपेंड्स कि हम पेपर में उस टाइम कर रहे हैं तो कौन सा अपने दिमाग में आ गया, लेकिन पता हमें डिफरेंट अप्रोचेस पता होनी चाहिए एक क्वेश्चन की। उससे क्या है कि अगर हमें डिफरेंट अप्रोचेस अगर पता है तो चीजों को हम इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एक नहीं आएगा तो दूसरी आएगी। तो चीजों को रटना नहीं, चीजों को समझना है। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब एक क्वेश्चन मैं इस पे सेव कराता हूं आपको, इसी लाइन एंगल से कॉन्सेप्ट पर आपको बताता हूं। ओके, तो इस एक क्वेश्चन है जैसे थोड़ा सा सीधा रखते हैं, ये जल्द चली जाए, ठीक है, ये बी और ए सी। अब क्वेश्चन है सर, एक ये लाइन थी और दिस पैरेलल टू दिस, ये इसके पैरेलल में थी। अब क्वेश्चन कह रहा था सर ये 6x है और ये आपकी 5, ठीक है, वो 6x गिवन था और ये 5x गिवन था, और ये जो गिवन था वो 130 गिवन था। क्वेश्चन आया सर, फाइंड द वैल्यू ऑफ, कि सर क्या निकालो? x की वैल्यू निकालिए। ओके, तो देखिए वही इस पे भी कंस्ट्रक्शन कर लेंगे अपन। ये दो लाइन पैरेलल है ना, इनकी पैरेलल एक लाइन मैंने कंस्ट्रक्शन करा, तो ये आपस में तीनों लाइन पैरेलल आपकी होगी। ओके सर, तो अब आप ये बताइए, अगर ये 5x है तो सर ये कितना होगा? अगर ये 5x है तो ये कितना होगा? अरे भाई साहब ऊपर ऊपर वाले एंगल है तो कितना होगा? 5x के करस्पॉन्डिंग। अगर ये 6x है तो ये वाला कितना होगा? 6x भी होगा, क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अभी देखो बता गया, दोबारा मैं क्लियर कर देता हूं एक बार। जैसे मान लो टू स्ट्रेट लाइन है ये, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग, तो अब ये थोड़ा सा ऐसे बना है, मान लो ये दो पैरेलल लाइंस है आपकी, ये इस तरीके से दो पैरेलल लाइंस है और एक इंटरसेक्टिंग लाइन है ये वाली, मैंने इसको आगे तो बढ़ा दिया पैरेलल लाइंस को। अगर ये 5x है तो ये भी कितना होगा? 5x भी तो होगा, ये 5x तो ये भी 5x, करस्पॉन्डिंग, गेटिंग दैट? ठीक है, तो अब यहां पर अपन को x की वैल्यू निकालनी थी, तो मैंने कहा सर अगर ये 5x है तो ये 5x, ये 6x है तो ये भी 6x। अब आप ये बताइए कि 6x प्लस 5x, अगर इन दोनों को प्लस कर दूं तो टोटल 130 तो गिवन है, तो 130 समझ में आ रहा है यार? तो ये कितना हो गया? 11x। तो 11x की वैल्यू कितनी हुई? 130। तो x की वैल्यू कितनी हुई? 130 बाय 11। क्या समझ में आया आपको? जो x की वैल्यू आई आपकी वो आ गई 130 बाय 11 डिग्री। गेटिंग इट? ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं लाइन साइड एंगल्स पर। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको करा था जो कि सीरीज में आया था, लाइन साइड एंगल पे आया था, देखिए उसको भी क्लियर कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं अपन। अब वो क्या क्वेश्चन था, उसमें क्या कह रहा था क्वेश्चन कि सर 3 पैरेलल लाइंस थी, these are your two intersecting lines, आप इनके नेमिंग दे रखे थे A B C P Q R, और ये L1 लाइन है, ये L2 है और ये L1 पैरेलल टू L2 और दिस पैरेलल टू L3, तीनों लाइंस आपस में कैसा चल रही है। ओके, अब क्वेश्चन ने क्या गिवन किया था कि ये 3 है, सॉरी ये 2 है, ये 3 है और ये 12 था, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो आपको इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इसमें आपको x की वैल्यू पता होगी, पता करनी है। अब
सबसे बड़ी बात है कि इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए कि सर जो AB और BC का रेशियो होगा ना वही रेशियो PQ और QR का होगा। अब वो क्यों होगा उसको पहले समझते हैं। देखिए इसका पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसे 3 लाइंस हैं इस तरीके से A B और C P Q R। जरा समझिएगा, देखो कुछ चीजें आपको ट्रायंगल्स में ही क्लियर कर पाऊंगा क्योंकि ये जो अगर मैं आपको इसको कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना थोड़ा ट्रायंगल का यूज होगा तो उसे हम ट्रायंगल में ही पढ़ेंगे, थोड़ा और क्लियर में कर दूंगा। अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो AB अपॉन BC का जो रेशियो होता है वो PQ अपॉन QR के बराबर होता है। अब वो क्यों होता है जरा उसको देखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे इस तरीके से, ये इसके पैरेलल, ठीक है। मैंने इसके पैरेलल ये वाली लाइन कंस्ट्रक्शन कर। अब आप ये बताइए कि ये लाइन इसके इक्वल होगी। अच्छा इसको मैं नाम देता हूं, मैंने इसको नाम दिया D और इसको E। अब आप ये बताइए ये PQ जितना होगा उतना AD होगा कि नहीं होगा? क्यों सर? क्योंकि सर ये इसके पैरेलल है। अरे भाई साहब पैरेलल है कि नहीं? और ये इसके पैरेलल है तो पैरेललोग्राम बन गया। अगर ये देखो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है, राइट? तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा और जितना होगा उतना ही ये होगा। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये इसके इक्वल होगा और ये लाइन इसके इक्वल होगा और ये क्या है? ये पैरेलल लाइंस है। तो सिमिलरिटी से हम यहां क्या कर सकते हैं, अगर ये दो पैरेलल लाइंस है तो सिमिलरिटी से हम लिख सकते हैं AB अपॉन BC इक्वल्स टू AD अपॉन D। गेटिंग माय पॉइंट? AB अपॉन BC, AD का इक्वल है सर PQ के और DE का इक्वल है QR। क्या समझ में आया? कि जो इन दोनों का रेशियो होगा वही इन दोनों का रेशियो बराबर होगा। अच्छा ये अब सर ये सर कैसे लिख दिया आपने? ये सर बाय सिमिलरिटी। जब हम ट्रायंगल में आएंगे ना तो ट्रायंगल में आपको कॉन्वेंसी पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद सिमिलरिटी पढ़ाएंगे। तो सिमिलरिटी में ये सब आपको चीज क्लियर करेंगे सर वो क्यों रेशियो इसके इक्वल होता है। गेटिंग माय पॉइंट? दो ट्रायंगल सिमिलर करके उधर वो सब चीजें समझाई जाएगी आपको। यहां पर इतना ही होता है। यहां सिर्फ आप ये समझ लो कि AB अपॉन BC बराबर होगा PQ अपॉन QR। ठीक है? तो सर AB की वैल्यू कितनी है? 2 है। कितनी भाई साहब? 2। BC की वैल्यू कितनी है? 3 है। PQ की वैल्यू कितनी है सर? 12 है। और QR की वैल्यू इसको फाइंड करनी है। ठीक है? 2 से 6 टाइम्स किया और 3 जा 18। तो x की वैल्यू और कितनी है सर? वैसे आप ये भी कर सकते थे 2 6 12, 6 से मल्टीपल हो रहा है तो 6 3 18 क्योंकि रेशियो तो सेम ही रहना था। तो लिखने की जरूरत नहीं है कि सर इसका रेशियो ये है। पेपर में डायग्राम से करते हो 2 6 12 3 6 12 3 6 18 खत्म। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपको पता होना चाहिए कि सर जो इसका रेशियो हो वही उसका रेशियो होगा। ओके? अच्छा इस पे अगर मैं एक क्वेश्चन आपको और गिवन करूं बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम ही कांसेप्ट है और सेम ही क्वेश्चन है आपका। ठीक? जैसे मैं आपसे कह दूं ये आपका 9 है और ये आपका 12 है। ठीक है? और ये मैंने बता दिया आपको 27 है तो x की वैल्यू फाइंड करो। तो कुछ नहीं करना सर, 9 3 जा 27 और 12 3 जा 36 खत्म। भले आप वैल्यू पुट कर दो कि AB अपॉन BC बराबर PQ अपॉन QR, सिंपल है, कोई दिक्कत? ठीक है? तो देखो यहां पे अपने लाइंस एंड एंगल्स क्लियर कर चुके हैं और भी इसमें काफी क्वेश्चंस हम कराएंगे जब हम क्लास अटेंड करेंगे तो और भी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे इसके। ठीक है? आप लाइंस एंड एंगल्स के आप जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है आप एसएससी के, सीजीएल के, सीडीएस को जिसके भी आप तैयारी कर रहे हो तो वो आप सब प्रैक्टिस करें और इन्हीं के बेस पे सभी आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे क्योंकि यही बेस है। आपको एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, गेटिंग माय पॉइंट, अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, यही सब बेस है। इसी के बेस पे आपके सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे लाइंस एंड एंगल्स के। बहुत छोटा चैप्टर है, कुछ ज्यादा बड़ा भी नहीं है तो आप इधर हम इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है सर? ओके? तो आई थिंक समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। सो थैंक यू फॉर द क्लास, सेम दैट। ठीक है? तो अब अपना आगे चलते हैं, आगे चीजों को डिस्कस करते हैं। तो ये जो आपका होगा लाइंस एंड एंगल को आप मैं ट्रायंगल समझने का कोशिश करूंगा। तो ट्रायंगल का बेसिक्स को खत्म कर ही लेंगे आज और जो भी रहेगा फिर बात करेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में आपका देखेंगे। ठीक है? तो सर ट्रायंगल
को हिंदी बोलते हैं त्रिभुज। तो सर ऐसा फिगर जिसकी 3 साइड हो और दैट मस्ट बी क्लोज, तो कैसे होनी चाहिए क्लोज, उसको हम बोलेंगे ट्रायंगल। दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। तो A है तो इसकी साइड में स्मॉल a, इसकी साइड में स्मॉल b, इसकी साइड में स्मॉल c। तो अभी जैसे मैं आपको बता रहा था, अभी मैंने आपसे कहा सर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होता है 180। तो द सम ऑफ द ट्रायंगल, सॉरी द सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180। तो जो एंगल का सम होगा ना ट्रायंगल का वो कितना होगा 180 होगा। क्यों होता है सर, इसको भी बता देता हूं। अच्छा पेपर में तो कभी आने वाला नहीं क्यों होता है, लेकिन अगर आपको ये सब छोटी छोटी चीजें पता है तो चीजें काफी आसान हो जाएगी। अगर आपने चीज आपको कॉन्सेप्ट वाइज करना है, चीजों को रटना नहीं है, ठीक कॉन्सेप्ट वाइज। अगर ये चीज हुई तो क्यों, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आई तो वो कैसे आई, बिहाइंड, मतलब सब चीज आपको पता होनी चाहिए हो रहा है क्यों कैसे हो रहा है। तो वो सब चीज मैं आपको सब चीज धीरे धीरे सब क्लियर करता चलूंगा। जितने भी आपके फॉर्मूलेज हैं, प्रूफ्स हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा हो क्या रहा है, कैसे रहा है, वो क्यों किस तरीके से आता है, ठीक है सर। तो सबसे पहले ये कि ए बी सी का सम 180 कैसे होता है उसको हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो दिस इज योर कंस्ट्रक्शन। मैंने एक लाइन कंस्ट्रक्ट करी एम और एन, कोई प्रॉब्लम है सर, और दिस इज पैरेलल टू बीसी, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करा कि एम एन पैरेलल है किसके, बीसी, किसके, बीसी। अब आप ये बताइए कि मैं लाइन सेकेंडल का अभी आपको समझा के आया, क्यों समझाया, क्योंकि ट्रायंगल में उसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे अगर एम एन बीसी के पैरेलल है, अरे भाई साहब ये इसके पैरेलल है, तो क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, अरे बोलो हाँ। अब अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। क्या हो सर, अल्टरनेट एंगल, z1 है, b सर अल्टरनेट। अब आप ये बताइए, मैं इसको एक्चुअली b मान देता हूं, ओके, इसको मैं कहूंगा b। अगर ये b है तो ये भी कितना होगा b, अगर ये एंगल c है तो ये भी कितना होगा c। क्यों, बिकॉज ऑफ द अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। ये आपके अल्टरनेट एंगल्स हो गए, एंगल b इज इक्वल टू दिस एंड c इज इक्वल टू दिस। और ये कितना सर आपका एंगल a है, दिस इज योर एंगल a। तो ये तीनों स्ट्रेट लाइन बनेंगे और स्ट्रेट लाइन का सम कितना होगा 180। तो एंगल a b और c तो कितना हो गया 180। तो इसीलिए सर जो ट्रायंगल का सम होता है वो कितना होता है 180, ठीक है। और इसके बाद चलते हैं सर एक्सटीरियर एंगल्स में, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको 2-4 क्वेश्चन भी कराऊंगा। जैसे मान लीजिए ये a, ये b और ये c, दिस इज द ट्रायंगल। अब मान लीजिए x b और ये वाला कितना होगा, ये x ये y और वो कितना होगा ये बताइए। तो सबसे पहले ये बताया सर कि ट्रायंगल का सम कितना होता है 180। तो अगर इन दोनों में से मैं इन दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस कर दूं आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन आएगा आपको 180 माइनस x प्लस y, ठीक है। एंगल C होगा आपका 180 माइनस x प्लस y। अब मैं करूं सर ये वाला एंगल ये कितना होगा, हमें पता है सर ये दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, अरे स्ट्रेट लाइन है तो 180 में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं क्या ये आ जाएगा, तो मैं लूंगा 180 माइनस 180 माइनस x प्लस y, ठीक है सर। तो 180 माइनस 180 और आपको प्लस का हो जाएगा x प्लस y। तो 180 से 180 कैंसिल हो गया, कितना होगा x प्लस y। तो मेरा कहने का मतलब है सिर्फ मुझे ये वाला चाहिए था, ये कितना होगा x प्लस y, समझ में आ रहा है। तो ये x प्लस y हो गया। तो मैंने यहां से देखा सर द सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल, द सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट टू इट्स एक्सटीरियर एंगल। दो इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा अपोजिट टू इट्स एक्सटीरियर एंगल। कोई दिक्कत समझ में आया। तो जैसे ये बताइए मैं कहूं सर ये a है, ये b है और ये c है, तो भाई साहब ये कितना होगा, क्या a प्लस b होगा, क्या a प्लस b होगा, ये बताया a प्लस b होगा। अगर मैं कहूं सर ये a है ये c है, इसके अपोजिट ये कितना होगा a प्लस c, ये किधर ऐसे ही बना देते हैं। तो ये b है ये c है, तो ये कितना हो जाएगा b प्लस c, ठीक है। तो ये अपोजिट एंगल्स है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए सर, अपोजिट सॉरी एक्सटीरियर अपोजिट एंगल क्या होता है, ठीक है। तो अब एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया सीडीएस के पेपर में ट्रायंगल बना के,
उसको मैं सोल्व करूंगा। जैसे क्वेश्चन था सर, स्टार बना के इस तरीके से, अब क्वेश्चन था आपका ए बी सी डी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी और एंगल बी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी आपसे पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी ई, और इसमें कुछ नहीं दे रखा होता, सिर्फ यही था कि सर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ई का सम आप निकालें। तो सर इसको कैसे करें? अब जरा देखिएगा, समझिएगा। अभी मैं आपको बता के आया हूं कि सर जो सम होता है ना सर, टू इंटीरियर एंगल का, ये ए है ये बी है, तो ये कितना हो जाएगा ए प्लस बी, द सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू इट्स एक्सटीरियर एंगल। ओके, तो अब आप ये बताइए, ये वाला ट्रायंगल देखिए जरा, ये ट्रायंगल देखिए जरा, इतना क्या ये इसका एक्सटीरियर एंगल है? अरे ए, ये ए है ये बी है, क्या ये ए प्लस बी होगा? क्या ये ए प्लस बी होगा? बिल्कुल सर ए प्लस बी होगा। ए प्लस बी क्यों होगा? क्योंकि इसके इंटीरियर एंगल दो है और इसके अपोजिट एक्सटीरियर क्या है, तो द सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू इट्स अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अगर ये है ये बी है तो दोनों का सम a प्लस बी होगा। अब आप ये वाला ट्रायंगल देखिए जरा, ये वाला बी, इसका कोई भी नहीं दे सकते, ये वाला ट्रायंगल, क्या इसका अपोजिट एंगल ये है, ये बी है और ये ई है, तो क्या ये बी प्लस ई होगा? बी प्लस ई होगा, बिल्कुल होगा सर। क्यों? क्योंकि उसके अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर है मतलब दो अंदर वालों का सम। तो सर a प्लस बी, वन सेकंड सर, ये a, ये वाला जो लिया था, सॉरी ये c हो गया ना, ये c है, ओके, दिस इज योर c। तो a प्लस c, या इसको a प्लस c प्लस b प्लस e प्लस d, कितना आ गया सर? 150। ठीक है, तो सम कितना हो गया सर? a प्लस b प्लस c प्लस d का 180। गेटिंग परफेक्ट। तो थोड़ा सा चीजों को याद रखोगे कि एक्सटीरियर एंगल किस तरीके से, और प्रैक्टिस करोगे तो चीजें काफी क्लियर हो जाएगी। इसी बेस पर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन। जैसे अब एक क्वेश्चन आया था पेपर में, ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी। तो ये आपका एक क्वेश्चन आया था, ए बी सी इज अ ट्रायंगल। अब उसमें कह रहा था एंगल सी इज अ एंगल, जैसे मैं आपको एक ड्रॉ कर दूं, सी डी, सी डी इज एन एंगल बाइसेक्टर, इज एन अब एंगल बाइसेक्टर में आपको अभी बताएंगे, पूरे डिटेल से समझाएंगे जब नेक्स्ट मॉड्यूल आएगा, तो एंगल बाइसेक्टर के साथ में कि सर इन सेंटर कैसे बनता है, क्यों बनता है, क्या रीजंस होते हैं, क्यों थ्योरम्स आई, एवरीथिंग सब चीजें आपको बताई जाएंगी, लेकिन एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ओके, तो आप इधर इतना ही समझ लो कि सर एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, कि जैसे मैंने ए बी सी डी, एडी इज एंगल बाइसेक्टर, तो अगर ये पूरा 60 डिग्री का है ना, तो ये 30 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 30। दिस इज योर एंगल बाइसेक्टर, जो एंगल को बाइसेक्ट करता है, जो एंगल को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि सर CD इज एन एंगल बाइसेक्टर एंड AE इक्वल्स टू AD, और आपको एंगल B दे रखा था आपका 47, और क्वेश्चन कह रहा है आपको फाइंड करो भाई साहब EAC, क्या फाइंड करो? EAC। अब आप जरा देखिए, सबसे पहले क्या दे रखा है, दैट इज एंगल B आपको कितना दे रखा है? 47 डिग्री, तो ये कितना हो गया आपका 47 डिग्री, ठीक है, दिस इज 47 डिग्री। अब कह रहा है सर CD इज एंगल बाइसेक्टर। अब आप ये बताओ, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो अगर ये x है तो ये कितना होगा? x होगा, क्योंकि वो एंगल बाइसेक्टर है, ये x है तो वो भी x है। अब अभी मैं आपको बता के आया हूं कि सर अगर इस तरीके से एंगल है, अगर ये थीटा है और ये y है, तो भाई साहब ये कितना होगा? थीटा प्लस y होगा, होगा नहीं होगा? क्यों होगा सर? सम जो होगा इंटीरियर एंगल का वो किसके होगा? अपोजिट टू एक्सटीरियर
एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो अगर ये 47 है, ये x है, तो भाई साहब जरा बताना है कितना होगा? क्या ये 47 प्लस x होगा? बिल्कुल होगा। और आपसे क्वेश्चन कह रहा है सर AE बराबर ED है, तो जितना AE है उतना ही ED, ये दोनों बराबर है। अगर ये दोनों बराबर हैं, एक चीज आपसे और समझ लो यहाँ पर, वो ट्रायंगल्स में आपको आगे आगे समझाऊंगा सर, जैसे ABC, अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। इसके अपोजिट ये और इसके अपोजिट ये, अगर ये थीटा है ये भी थीटा, अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। तो अब आप ये बताइए, इसके अपोजिट ये है तो 47 प्लस x है, तो क्या ये 47 प्लस x होगा? बिल्कुल होगा। अरे 47 प्लस x ही होगा ना, बिल्कुल। और ये कौन सा है? EAC, जरा मैं इसको y बना देता हूं। आप ध्यान से देखिए कि इन दोनों इंटीरियर एंगल का क्या एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों का सम इसके बराबर होगा नहीं होगा? तो सर मैं लिख सकता हूं y प्लस x की जो वैल्यू होगी अपनी 47 प्लस x होगी, तो x से x कट गया, y की वैल्यू कितनी आएगी? 47 डिग्री। तो इसका आंसर आ गया 47 डिग्री। कैसा लग रहा है आपको? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो इससे आप नेक्स्ट चलते हैं, ट्रायंगल्स के बारे में और चीजें समझते हैं। तो अभी मैंने आपको क्या क्या समझाया कि सर ट्रायंगल का 180 सम कैसे होता है, और एक्सटीरियर एंगल के बारे में समझाया सिर्फ, और कुछ नहीं समझाया। और एक्सटीरियर एंगल में मैंने 2-3 आपको क्वेश्चंस करा दिए, तो इनका अपना रिवाइज कर लेते हैं। अब चलते हैं सर थोड़ा सा और आगे चलते हैं, जैसे मैंने साइड में ट्रायंगल बनाया है। अब छोटी सी चीज बता दूं पहले, सबसे पहले आप ये बताओ, जैसे माना ये दिख साइड है आपकी 10 सेंटीमीटर, कितनी? ये साइड पूरी आपकी AB साइड है 10 सेंटीमीटर की, दिस इज योर AB। अब मैं ट्रायंगल बनाना चाह रहा हूं, मैं ऐसा ट्रायंगल बनाना चाह रहा हूं सर कि जिसकी दो ट्रायंगलों का सम छोटा है इस 10 से। अब कैसे? अगर नहीं समझ में आया तो जरा देखिएगा। 10 सेंटीमीटर है, अच्छा मैं इसको यहां से तोड़ लेता हूं। मैंने क्या करा, यहां से मैंने इसको यहां से तोड़ा, मैंने यहां से 4 और यहां से 6। तो अगर ये लाइन 4 है ना, ऐसे मैं इसको जरा इस तरीके से यहां पे बनाता हूं। अरे भाई साहब ये 4 है तो ये भी 4, तो यहां से 4, ध्यान से समझिए। अगर ये 6 यहां से यहां तक है तो 6 यहां से यहां तक ये बन जाएगी। इट इज पॉसिबल कि ट्रायंगल बन जाएगा है? अगर ये 4 और ये 6, ये 4 बना लिए 6 बना लिए, इज इट पॉसिबल कि इन दोनों 6 और 4 10 का ट्रायंगल बन सकता है? नेवर पॉसिबल। अब अच्छा अभी भी समझ में नहीं आता, समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? मैं ये समझाना चाह रहा हूं, ये 10 है, ये 4 है, ये 6 है, तो 6 और 4 कितना हो गया? 10 हो गया। ये पॉसिबल है 10 का ट्रायंगल बन? नहीं पॉसिबल है सर, बन ही नहीं सकता ट्रायंगल कैसे भी। तो अब यहां से एक चीज समझ में आएगी सर, दो साइड का सम, द सम ऑफ द एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल मस्ट बी ग्रेटर टू द थर्ड साइड। कैसे? जैसे ये A है, ये B है और ये C है। अगर ये A है और ये B है और ये C है, तो इन दोनों साइड का सम, या आप ये दोनों ले लो पहले, C प्लस B का जो सम है ना, वो A से हमेशा क्या होगा? बड़ा। इसी कॉन्सेप्ट पर एसएससी सीजीएल 2015 में क्वेश्चन आया था, उसको मैं अभी कर रहा हूं। C प्लस B ग्रेटर टू किसका होगा? A के। और सर A प्लस B ग्रेटर टू किसका होगा? C के। समझ में आ रहा है? और A प्लस C ग्रेटर टू किसका होगा? तो किन्हीं दो साइड का सम बड़ा होता है किसे? तीसरी साइड से। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब दूसरा, किन्हीं दो साइड का डिफरेंस, जैसे मैं कहूं सर A माइनस B, ये बड़े, ये थर्ड साइड इसके बड़ी होगी। डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेसर टू द थर्ड साइड। मैं कहूं C माइनस B, C माइनस B ये आपका A से छोटा होगा। और क्या बचा आपका? और बचा आपका C माइनस, ये आपका B से छोटा। ठीक है, समझ में आएगा? कोई प्रॉब्लम? ओके, तो पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आया था? रेंज का क्वेश्चन आता है। रेंज, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको किस तरीके से आएगा रेंज का क्वेश्चन एग्जाम में, जैसे पूछा जाता है। कोई भी 3 साइड दे देगा, जैसे मैं कहूंगी 4 और ये 7, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द तो x की वैल्यू निकालो। क्या निकालो सर? x की वैल्यू निकालो। अब x की वैल्यू रेंज देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, 1 2 3 4। रेंज ऑप्शन कैसे देगा वो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, करेक्ट वैल्यू तो नहीं पूछ सकता, रेंज पूछेगा, उसकी रेंज मतलब कि करेक्ट वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है।
अब करेक्ट वैल्यू क्या होगी सर, वो देखो दो साइड का सम है ना 7 और 4 11, तो जो 11 है दो साइड का सम हमेशा थर्ड से बड़ा होगा, तो क्या होगा, बड़ा होगा, तो x, कोई दिक्कत, और दो साइड का डिफरेंस हमेशा से ये छोटा होगा थर्ड साइड से, तो 7 - 4 कितना होगा, 3, तो ये रेंज होगी सर, दिस इज योर रेंज। कि जो x की वैल्यू होगी ना, वो ये x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, 10 हो सकती है, ठीक है। और जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अब जैसे 4 लिया, अब 4 लेते हैं, 7 - 4 कितना होगा, 3 होगा, तो इससे तो छोटे ही है ना, a - b, दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरे से छोटा होगा, तो दो साइड का डिफरेंस तीसरे से छोटा नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा। और अगर इनका सम करें ना 7 और 4, 7 और 4 कितना होगा, 11, तो 11 तो 4 से बड़ा ही हो रहा है, और भी हो सकता है। तो इस तरीके से एग्जाम में आपसे क्या पूछ रहा है, रेंज पूछ सकता है क्वेश्चंस भी, ओके, ठीक है सर, समझ में आया आपको, ओके। तो इस तरीके से आपका रेंज पे क्वेश्चन आ सकता है, और ऑप्शंस किस तरीके से क्या होगा, एक क्वेश्चन और समझिए इसके लिए। तो ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए कि सर सम बड़ा होगा थर्ड साइड से, डिफरेंस छोटा होगा थर्ड साइड से, ओके। तो नेक्स्ट अपन चलते हैं, एक क्वेश्चन आया एग्जाम में कि सर 4 दे रखी थी ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस आपको दे रखे थे, उसमें क्या था, फाइंड पॉसिबल साइड्स ऑफ ट्रायंगल, पॉसिबल साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, क्या ट्रायंगल की पॉसिबल साइड्स में कौन कौन सी हो सकती है। अब ऑप्शंस थे आपके पास 4, 5, 7, ठीक है, एक ऑप्शन से आपको 3, 5, 8, 6, 4, 9, 10, 12, ठीक है, पॉसिबल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ओके। इसमें से एक्चुअली कौन सी नहीं है ये बताइएगा, कि ये 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से कौन सी ऐसा ट्रायंगल है जो पॉसिबल बनना पॉसिबल है, ओके। अब जैसे मैंने ट्रायंगल बना लिया, पहला ऑप्शन ले लेते हैं, ये 4, ये 5, ये 7, ये क्या पॉसिबल है, अभी क्या पता है, इन दोनों का सम देखो, 7 और 4 11, तीसरी से तो बड़ा ही आ रहा है ना, 7 और 5 12, इससे बड़ा है, 5 और 4 9, इससे बड़ा, तो पॉसिबल बिल्कुल है सर। अगर दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा है तो पॉसिबल हो जाएगा, ये तो पॉसिबल है सर, बिल्कुल। अब इसका 3 और 5 8 हो गया, बराबर हो गया, इट इज नॉट पॉसिबल। दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होगा तभी वो ट्रायंगल बन पाएगा, और कैसे नहीं बन पाता वो मैं आपको स्टार्टिंग में आपको क्लियर कर दिया। 6 और 4 10, सही है सर, इसको प्लस करना ये तो बड़ा है, समझ में आया। तो ये आज का आपका सेशन था, जो भी मैंने आपको ट्रायंगल्स के बारे में सब क्लियर करा, और अभी आगे ट्रायंगल्स के बारे में काफी चीजें वो आपको समझ नहीं है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, इनसेंटर है, सर्कम सेंटर है, ठीक है, ऑर्थो सेंटर है, सेंट्रोइड है, इनके ऊपर सभी क्वेश्चंस, तो नेक्स्ट मॉड्यूल में वो हम सब चीजें समझेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर द क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।